हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा इसका, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। चलेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। पहला फैक्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला फैक्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनागरा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला फैक्ट देखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा था। त्रिपिटक किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखिएगा, इसके 3 खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था। निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है, खंड नहीं है? तो अगर ऐसे में दोस्तों आप लोग तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो इससे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। एक अन्य आपको फैक्ट दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 यही दिए जाएंगे। अब इनमें से कौन सा नहीं, ये आपको बताने होंगे। तो पूरा फैक्ट है दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 3 खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, 4 बौद्ध संगीतियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फोर्थ है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडल में हुआ था। ये इतने बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एक साथ ले आए हैं, जरूरत है आप लोगों को एक अच्छे प्रिपरेशन की। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इनसे जुड़े फैक्ट पूछे जाते हैं, हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हो गई थी। जो लोग हम लोग दोस्तों बार बार पढ़ते चले आए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग पॉलिटी से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का रहेगा फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में? ये क्वेश्चन रखा गया। ये क्वेश्चन रखेंगे, पुनः उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। अब देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे थे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। तो अब टोटल वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब वो 6 कौन से हैं उनको देखेंगे। पुनः जो आर्टिकल से मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स से बनते हैं एक साथ सॉल्व करेंगे। पहला अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 चलता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 चलता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 चलता है।
अगला दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है। और लास्ट है हमारा छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। अब यहाँ से जो आर्टिकल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इनके बीच बीच से पूछे आते हैं, एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 14 बार बार पूछा आता है, इसका संबंध है दोस्तों विधि के समक्ष समानता से। ध्यान देंगे हर एग्जाम्स में ये भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, कोई भी आर्टिकल इसमें से ऐसा नहीं जो आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं गया और रिपीट नहीं हुआ है। आर्टिकल 15 देखेंगे दोस्तों, इसका संबंध है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, इसका संबंध है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, मोस्ट इंपोर्टेंट, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए पूरी तरह से प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला है अनुच्छेद 20, इसका संबंध है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का बार बार पूछा था, 6 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान या अधिकार। अब एक क्वेश्चन पलट के एक तरफ आर्टिकल से पूछा जा सकता है, दूसरी तरफ फैक्ट दे दिया जाता है, आर्टिकल बताने होते हैं, आर्टिकल दे दिया जाता है, फैक्ट बताने होते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है, तो आपका आंसर बनेगा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब फैक्ट दे दिया जाए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 का में। दोनों तरफ से ध्यान दीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला अनुच्छेद 22, इसका संबंध है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि जो गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ या वकील रखने की ये सारी सुविधाएं दी गई हैं दोस्तों, इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का प्रतिषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। नेक्स्ट अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 32 जो कि छठा मूल अधिकार रखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मोस्ट आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा फैक्ट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नोट हमारा नोट लिखा हो दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे 3 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ दोस्तों, इस पर बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहला पीडीएफ हमारा लगा हुआ है शिवकृपा क्लासेस, दोस्तों हमारे स्टडी चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2023-24 का, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। तो अगर दोस्तों आप कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो 50 रुपये इसकी दोस्तों पेड फीस रखी गई है। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारा जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं बिहार एसएससी 10+ 2023 का, लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूरी तरह से दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किए जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो 50 रुपये इसकी पीडीएफ फीस रखी गई। इन दोनों में दोस्तों कंबाइन नहीं किया जा सकता, जिसका दोस्तों को मैसेज आता है कि कमेंट आता है कि कंबाइन कर दीजिए। कारण क्या दोस्तों, बिहार एसएससी में बिहार स्पेशल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि एसएससी जीडी में ऐसा नहीं होगा। एसएससी जीडी में हिंदी के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है। और एक बात और है दोस्तों, बिहार एसएससी में सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जबकि एसएससी जीडी में थोड़े कम मिल सकते हैं। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ को कंबाइन नहीं किया जा सकता। बाकी जो दोस्तों आपका मैथ व रीजनिंग बचता है, वीडियो ऑलरेडी चलते रहते हैं, आप लोग कहीं से भी देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। और लास्ट है दोस्तों यूपीपीएससी आरओआरओ 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी स्टार्ट में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा पीटी का, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन का होगा और 60 क्वेश्चन आपका हिंदी का करवाया जाएगा, जिसमें हिंदी के टोटल 6 चैप्टर शामिल हैं। पर चैप्टर से दोस्तों यानी टॉपिक से 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। इनके पूरे पीडीएफ को टोटल 25 सेट के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। 100 रुपीज़ पेड फीस रखी गई है। जो लोग इच्छुक है व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी आरओआरओ में काफ़ी रेयर टाइप के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसकी पेड फीस दोस्तों 100 रुपये रखी गई। टोटल 40 पीडीएफ के जरिए इसके पूरे दोस्तों पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस
महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इस संबंध में दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब ध्यान दीजिएगा एक साथ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। आप लोग जानते होंगे एक सिंह वाले गाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम लोग एक साथ यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। जरूरत है एक अच्छी रिविजन की, या फिर दोस्तों मैं कहता हूँ आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जिस एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, अगर 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में करवाया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर दोस्तों इसी यही कारण है कि आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी कि टॉपिक 20 से 25 चुन लिए जाएंगे और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कारण ये दोस्तों कि रिजल्ट आने से पहले नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्वेश्चंस को समतुल बनाने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो आप लोग उन सभी टॉपिक्स को दोस्तों एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए और उन टॉपिक्स के इर्द गिर्द आप लोग देखिए कितने क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो रहे हैं। कहीं से आप पढ़ते नहीं चले जाइए दोस्तों कि कहीं से वह पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। सब कुछ पूछा नहीं जाएगा और जो पूछा जाएगा उसको छूटना भी नहीं चाहिए। तो सेम टॉपिक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग बार बार उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। उन सभी टॉपिक्स को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए और उन टॉपिक्स के इर्द जितने क्वेश्चंस हैं पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कीजिए, या फिर दोस्तों पीडीएफ ले लीजिए और अंडरलाइन लगा लगा के एक अच्छी स्टडी करने का प्रयास कीजिए। सब कुछ देखने का प्रयास नहीं, ऐसे वीडियो में थोड़ा वहां से देख लिए थोड़ा वहां से देख ली, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होगा। आप उसी भीड़ में रहेंगे जिसमें सभी लोग रहते हैं, थोड़ा सा उसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। फ्रंट फुट पे आके खेलने का प्रयास कीजिए, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सरकारी आयोग कमीशन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मिस नहीं होना चाहिए हमारे, इसलिए एक क्वेश्चन रखा गया है ट्रेंड में आपके। और सारे जितने समिति से संबंधित क्वेश्चन हैं एक साथ कलेक्ट कर लिए गए हैं। क्वेश्चन है सरकारिया समिति का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र संबंधों को लेकर यह समिति बनाई गई थी। अब महत्वपूर्ण समितियां देखिएगा आप लोग। सबसे पहले स्वामीनाथन समिति, इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति, इसका संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भुगतान संतुलन से संबंधित है। राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों हमारा हो गया है कहाँ तक, मल्होत्रा। नरसिम्हम समिति का संबंध है वित्तीय बैंकिंग सुधार से। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से। और दोस्तों सच्चर समिति यानी जो सच्चर कमेटी बनाई गई उसका संबंध है मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का दोस्तों अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे समितियों से संबंधित क्वेश्चन रखे गए दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। क्वेश्चन देखेंगे और इनसे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। अब ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति का फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के वेरी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? श्री बीबीआर सुब्रमण्यम है। ये इतने फैक्ट हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, महत्वपूर्ण आविष्कारक और खोज से। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन रखा गया है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लेविस वाटरमैन ने। अब एक साथ कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए, जो छूटते हैं आगे की शिफ्टों में आएंगे, फिर उनका रिवीजन भी होगा एक क्वेश्चन डाल के, पूरी प्रिपरेशन एक अच्छे ढंग से चलेगी। क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो गया लेविस वाटरमैन। अब एक साथ देखने का प्रयास कीजिएगा। डायनेमो का आविष्कार या खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। माइक्रोफोन का किसने किया था? ग्राहम बेल ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? जॉन गुटेनबर्ग ने। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ई टोरिसेली ने। किसने की थी? ई टोरिसेली ने। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। कार्बन पेपर का आविष्कार या खोज किसने किया था? तो राल्फ बेडबुश ने किया था। टेलीविजन जो यांत्रिक होता है उसके जेएल बेड है, और टेलीविजन जो इलेक्ट्रॉनिक है उसके टेलर फारेनसवर्थ है। कौन है? टेलर फारेनसवर्थ है। नायलॉन की खोज किसने की थी? डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने की थी। और ग्लाइडर की खोज जॉर्ज कैली ने की थी। ये महत्वपूर्ण आविष्कार खोज से क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का लगा हुआ, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है
पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? करेक्ट आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे। पूरी तरह से प्रिपरेशन यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। कब लड़ा गया, कौन किसके किसके बीच में लड़ा गया, कौन जीता कौन हारा, बस यहीं से क्वेश्चन है। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। और लास्ट है दोस्तों हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध, यह हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। एक साथ प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिए, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से रहेंगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं करेंगे दोस्तों। जब एग्जाम्स होगा उस समय एनालाइज हम भी उसका हर शिफ्ट का लेकर आएंगे, लेकिन वहां से बात बनती नहीं। सच बात तो ये है, आप लोग वहां से कंफ्यूज होते चले। आप लोग वादा क्यों वादन पूरी तरह से लड़ लीजिए। शास्त्रीय नीति लोग नहीं, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक्स रहेगा, आप लोग रट लीजिए। जनगणना आप लोग रट लीजिए, पंचवर्षीय योजना रट लीजिए, फिर उनका एनालाइज कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग उस समय देखिए तो आप लोग कंफ्यूज होते चले जाएंगे। एनालिसिस में दोस्तों ये कि आप लोगों को बेनिफिट मिलता है कि थोड़े से क्वेश्चंस के ट्रेंड देखने को मिलते हैं, जिससे थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है। बाकी जो अच्छे कंपटीटर हैं वो जानते हैं कि क्वेश्चन का ट्रेंड एग्जाम में क्या रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है उस समय। एक क्वेश्चन आप देखते हैं वहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया लाउडी ने, तो पूछा गया था तो महाराष्ट्र का है। उसके बाद आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लाउडी के बारे में बताएगा, फिर आप बाकी के बारे में कंफ्यूज है कौन कहाँ का था कौन कहाँ का था। तो सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्टडी करने का प्रयास कीजिए, पर टॉपिक आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, या तो उनको नोट डाउन करें और उनके जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। ये था दोस्तों भीड़ से आगे चलने वाली बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहले क्वेश्चन रखा गया है, फिर 8 शास्त्रीय नृत्य को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अब एक साथ दोस्तों 8 रखे गए हैं, बस जरूरत है आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन की। शास्त्रीय नृत्य एक तरफ है, संबंधित राज्य एक तरफ है। चलिए एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं। कोई भी ट्रिक लाइए, पूरी तरह से आप लोग दोस्तों इनको अपने माइंड में रखने का प्रयास कीजिए। कथक कहाँ है? उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा राज्य का। मणिपुरी मणिपुर राज्य का। और सत्रिय असम का। ये होगा आपका शास्त्रीय नृत्य। अब इसको घुमा घुमा के दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों जनरल साइंस से रखा गया क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा स्कॉर्बिक एसिड। कौन क्या होगा? स्कॉर्बिक एसिड। अब चलिए एक साथ कलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों विटामिन ए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 दूसरा है हमारा, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन 6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, इसकी कमी से लकवा होता है। नेक्स्ट विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो का क्वेश्चन था, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होती है। आगे चलेंगे हम लोग, एक साथ कलेक्ट करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है कुपोषण, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति घटना। और विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। क्वेश्चन पलट पलट के पूछा था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के है। फिर पूछा था हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तभी विटामिन के है। यानी कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। यह है पूरा इसका दोस्तों थ्योरी यानी कि कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण दिवस से रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रखेंगे दोस्तों, और महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपके महत्वपूर्ण दिवस से पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूरा नहीं किया गया दोस्तों, और भी इनके सेट आएंगे, पुनः रिवीजन भी होगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक साथ डाल दिए गए हैं। क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन और आंसर था। अब चलिए एक साथ देखते हैं।
पहला प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 जून को 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इतने यहाँ पे रखे गए हैं, इनको आप लोग कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए। एक साथ सारे डाटा आते हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है। पुनः नेक्स्ट में हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। अब फुल फॉर्म से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एक साथ देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको एक साथ कवर कर लिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अब यूनेस्को से ही सबसे पहला हमारा फुल फॉर्म है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। यूनेस्को का बताने तो फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ये है पहला फुल फॉर्म। दूसरा BCCI, आप लोग इसका भी नाम सुने होंगे। इन सभी दोस्तों शब्द से करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। दूसरा BCCI, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नाबार्ड आप लोग नाम सुने ही हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला UDI आप लोग जानते हैं एक वेबसाइट है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे चलेंगे हम लोग। अगला फुल फॉर्म से है दोस्तों SIDBI का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम है। इसरो का क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक का दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सेबी का क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। NHRC आप लोग नाम सुने हैं, सारे सुने होंगे दोस्तों। NHRC क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नाटो का क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ICR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द रखिएगा दोस्तों, रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि करंट का है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आंसर होगा गंगूबाई काठियावाड़ी को। ये था क्वेश्चन। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। पहला है हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रवि कन्नन है। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता है। नेक्स्ट मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे मिला? माधुरी पटेल को। नेक्स्ट मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंश सेन ने। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रखे गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान तो 126वां है, और हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान तो 126वां, यानी दोनों में 126वां। ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। अगला है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब तो भी नोवाक जोकोविच ने जीता। जो एक साथ डाटा बनते हैं दोस्तों, एक साथ डालने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग सहजता से याद रख सकें। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 दोनों को पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है 42वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया में। मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गुस्पदिनोव को। नेक्स्ट है ब्रिक्स, आप लोग जानते हैं शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये रूस में किया जाएगा। दोनों एक साथ रखे गए इसीलिए कि आप 23 व 24 दोनों समझ सकें। फिर देखिएगा G20 भी एक साथ रखा गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत के द्वारा। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ आयोजित होगा? तो ब्राजील में। दोनों ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स 23 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स 24 रूस, G20 2023 भारत और G20 2024 ब्राजील। अगला है IIFA 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो दृश्यम 2 को मिला है। और 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो गंगूबाई काठियावाड़ी है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग है रणजी ट्रॉफी, एक साथ दोनों डाल दिए हैं विजेता और उपविजेता। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम तो सौराष्ट्र है, और रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम बंगाल है। नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? इंदौर मध्य प्रदेश। ये आप लोग जानते हैं स्वच्छता में कंटिन्यू बना हुआ है नंबर 1 पे। आगे देखिएगा
फुटबॉल टूर्नामेंट होता है दोस्तों, यानी कि संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो कर्नाटक है। कभी कभी क्वेश्चन पलट दिया था, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। इसलिए क्वेश्चन के आगे लगा दिया है दोस्तों, ताकि आप लोग समझ सकें। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम तो कर्नाटक है, और फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो मेघालय है। कौन सी है? मेघालय है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज का टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।